चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम द हिंदू के साथ में द हिंदू की पहली खबर देखने वाले हैं हेट स्पीच से संबंधित। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच को लेकर के सुनवाई चल रही है, उसी से संबंधित आर्टिकल ये छापा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि भारत में कौन कौन से कानून की व्यवस्था करी गई है हेट स्पीच को लेकर के। तो वर्तमान की जो विधायी व्यवस्था है, इसमें हेट स्पीच के लिए कोई विशेष कानून नहीं है, लेकिन आईपीसी की कुछ ऐसी धारा हैं जो कि इसको रोकने के लिए लगाई जाती हैं। जैसे कि 153 अलग अलग समूहों के बीच में यदि द्वेष को बढ़ाया जा रहा है तो उस टाइम दंड का प्रावधान किया जाता है। 153 बी राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले आरोपों और दावों के लिए दंड का प्रावधान। 505 है इसके बाद सांप्रदायिक विद्वेषों को बढ़ावा देने वाले अफवाहों और समाचारों के लिए दंड का प्रावधान किया गया। 295 ए में क्या है, जानबूझकर या फिर गलत भावना से किसी वर्ग के धार्मिक भावनाओं को आहत करना, ठेस पहुंचाना, चोट पहुंचाना, विश्वासों को आहत करना या ऐसा करने के प्रयास को भी अपराध की श्रेणी में माना जाता है। वहीं कुछ इसको लेकर के कई बार चर्चा उठी, कुछ कंक्लूज़न भी निकल कर के सामने आया था। जैसे कि केंद्रीय जो विधि आयोग थी, इसने अपनी 267वीं रिपोर्ट में हेट स्पीच और उससे संबंधित दंड के लिए आईपीसी में दो नई धारा 153 सी और 505 ए को सम्मिलित करने की सिफारिश करी थी। 153 सी का जो मामला है हेट स्पीच से संबंधित अपराधों को कवर करने और धारा 505 ए दंड के प्रावधानों से संबंधित मामला है। इसके अलावा 2015 में गृह मंत्रालय मामलों पर संसद की एक परमानेंट समिति ने ऑनलाइन हेट स्पीच से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में मतलब आईटी एक्ट में अलग और स्पेशल प्रावधान लाने की सिफारिश की थी। तो ये तो कुछ सिफारिशें थी। हेट स्पीच से संबंधित कुछ मामले भी आए हैं, जैसे कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हेट स्पीच बनाम कर्नाटक राज्य 2020 का ही ये मामला है। ये विचार प्रकट किया था कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी उन भाषणों को अवैध घोषित करती है जिनका उद्देश्य विद्वेष को बढ़ावा देना, ठीक है, इसके साथ साथ में यह अलग अलग वर्गों के बीच में सद्भाव को प्रभावित करना है, ख़त्म करना है। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बात बताई गई है। देखिए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच को लेकर के सुनवाई चल रही है। देखिए, हेट स्पीच का मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है आज के टाइम में। मतलब जो पक्ष वाली जो सरकार है, सत्ता में जो सरकार बैठी है, वो हो सकता है इसका मिसयूज़ कर ले, क्योंकि हेट स्पीच के अंतर्गत बिल्कुल भी क्लियर डेफिनेशन नहीं दी गई है कि आप ये बोलोगे, आप अपने भाषण में ऐसा ऐसा बोलोगे तो वो हेट स्पीच के अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए आज के टाइम में क्या है, हेट स्पीच का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होने लगा है। इसके साथ साथ में देखा जाए तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे केसेस हमें सामने दिखाई दे रहे हैं जिसमें हिंदू और मुसलमान के बीच में द्वेषपूर्ण भावनाएं फैलाई जाती हैं, लोगों को भड़काया जाता है कि ये ऐसा ऐसा करते हैं, ये गलत है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको यहाँ से भगाओ, इनको मारो, इनको यहाँ पर एक भी बचने नहीं देना है। इस प्रकार के स्टेटमेंट हमको सामने दिखाई देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कभी भी जो है इस बात की रास्ता मत देखिए कि कहीं पर हेट स्पीच की घटना घटित हुई है तो उसकी कंप्लेंट थाने में जाकर के कोई करेगा। आप अपने से जो है कंप्लेन एफआईआर दर्ज करिए और उसके ऊपर केस को आगे बढ़ाइए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो, मान के चल लीजिए कोई हिंदू का लीडर है, वो मुसलमानों के प्रति हेट स्पीच फैला रहा है, ठीक है, लोगों को भड़का रहा है कि इनको एकदम बचने नहीं देना, इनको भगाओ पाकिस्तान, ऐसा कोई यदि स्टेटमेंट दे रहा है तो आपको तुरंत एफआईआर दर्ज करना है और उसको केस को आगे बढ़ाना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आप ये समझ लीजिए कि फिर हमारी तरफ से कार्रवाई के लिए आप तैयार हो जाओ। ये कोर्ट ऑफ अटेम्प्ट, इसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट की अवमानना आपको झेलना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से संबंधित, शॉर्टकट में कहें तो FATF।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ग्लोबल संस्था है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग के रूप में काम करती है। मतलब कि यदि किसी देश में टेरर की फंडिंग की जा रही है, आतंकवाद के लिए पैसा मुहैया कराया जा रहा है, तो इस प्रकार की गतिविधियों को देखने का काम कौन करता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स करता है। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक तैयार करती है ताकि इलीगल जो एक्टिविटी हो रही है, आतंकवाद को जो बढ़ावा दिया जा रहा है और इससे सोसाइटी को जो नुकसान पहुंच रहा है, उसको रोका जा सके। यदि हम बात करें एज ए पॉलिसी मेकिंग बॉडी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स काम करता है ताकि जनरेट किया जा सके नेसेसरी पॉलिटिकल विल। मतलब कि हमारे देश की भी जो राजनीतिज्ञ हैं उनके अंदर इच्छा शक्ति पैदा किया जा सके टू ब्रिंग अबाउट नेशनल लेजिस्लेटिव, कि अपने देश में भी हम ऐसे कुछ कानून लेकर के आए ताकि हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग, इसके साथ साथ में जो टेरर फंडिंग है उसको रोका जा सके। इसके साथ साथ में कुछ रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाने की भी ज़रूरत है देश के लोगों को, देश के राजनेताओं को, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के फंक्शन के बारे में। ये जो संस्था है ना, रिव्यू करती है मनी लॉन्ड्रिंग को, टेररिस्ट फाइनेंसिंग की टेक्निक्स को एंड कंटिन्यूसली स्ट्रेंथन इट्स स्टैंडर्ड। इसके साथ साथ में इसने जो स्टैंडर्ड तय किया है, कंटिन्यूसली उनको मजबूत बनाने का काम करती है ताकि एड्रेस किया जा सके नए नए जो रिस्क उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ वर्चुअल एसेट। जो वर्चुअल एसेट है, संपत्ति है, उसका रेगुलेशन विच हैव स्प्रेड एज क्रिप्टो करेंसीज गेन पॉपुलरिटी। ऐसा ना हो कि टेरर फंडिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी का यूज़ किया जाए। तो ये सब भी देख रेख अपने अंडर में कर लिया है FATF ने। FATF मॉनिटरिंग का काम करता है कंट्रीज़ की टू इंश्योर दे इम्प्लीमेंट द FATF स्टैंडर्ड। ये इंश्योर किया जा सके कि वो FATF के स्टैंडर्ड को पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड एक्टिवली एंड होल्ड्स कंट्रीज टू अकाउंट दैट डज नॉट कंप्लाई। ऐसे देशों की पहचान करना जो इसके नियम कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे पाकिस्तान की यदि हम बात करें, काफ़ी लंबे समय तक उसको ग्रे लिस्ट में डाला गया था। इसका मतलब ये है उसके ऊपर कई सारी सैंक्शन लगाई गई थी। इसके सेक्रेटरीट सचिवालय की बात करें तो इसकी लोकेशन है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, हेडक्वार्टर्स इन पेरिस। कहाँ पर है? OECD में, पेरिस में इसकी हेडक्वार्टर बनाई गई। सेक्रेटरीट OECD में, हेडक्वार्टर्स है पेरिस में। इसके इतिहास की यदि हम बात करें, हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो देखिए ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हमने क्या स्थापित करी थे? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। इसको इस्टेब्लिश करे थे G7 की समिट में, जिसका आयोजन किया गया था पेरिस में 1989 में। इसमें ये रिकॉग्नाइज किया जाता था कि देखो, जो थ्रेट उत्पन्न हो रही है हमारी बैंकिंग सिस्टम के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, तो जो G7 हेड्स ऑफ स्टेट या फिर गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन ने कन्वेंट किया था टास्क फोर्स। कहाँ से? G7 मेंबर स्टेट से। इसमें यूरोपियन कमीशन भी था, इसके साथ साथ में 8 अदर कंट्रीज़ भी इसमें शामिल थे। कन्वेंट मतलब बुलाना, जैसे कि किसी संगठन को, किसी कमेटी की बैठक यदि बुलवाना है तो उसको कन्वेंट बोलते हैं। मेंबर की बात करें 1991-92 के टाइम में, तो FATF एक्सपांडेड इट्स मेंबरशिप। तो 1991 में फिर 92 ने FATF ने अपनी मेंबरशिप को एक्सपांड करा था। ओरिजिनल 16 से 28 मेंबर, पहले ओरिजिनल थे 16, फिर कर दिया 28 मेंबर। फिर 2000 में क्या किया, FATF ने एक्सपांड कर दिया था 31 मेंबर्स में एंड हैज़ सिंस एक्सपांडेड टू इट्स करेंट 39 मेंबर। उस टाइम में फिर इसका विस्तार हुआ और भी नए नए सदस्य इससे जुड़ गए थे, तो 39 मेंबर इसमें हो चुके हैं। फिर अक्टूबर 2001 में आफ्टर 9/11 अटैक, FATF ने एक्सपांड कर दिया था अपने मैंडेट को टू इनकॉर्पोरेट एफर्ट टू कॉम्बैट टेररिस्ट फाइनेंसिंग।
अपना जो भी उद्देश्य था उसमें अब इसने नया उद्देश्य क्या जोड़ दिया कि टेररिस्ट को कोई फाइनेंसिंग ना पहुंचा सके, है ना। टेररिस्ट की फाइनेंसिंग को रोकने का इसने अपना एक उद्देश्य बना लिया। इसके साथ साथ में ऐड कर दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग से भी हमको निपटना है। फिर अप्रैल 2012 में इसने ऐड कर दिया था एफर्ट टू काउंटर द फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मतलब कि जो ऐसे हथियार जो बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं, जैसे कि परमाणु बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, तो इनके प्रसार को रोकना है, ये भी इसने अपना टारगेट रखा था। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बात बताई जा रही है। पाकिस्तान को FATF की जो ग्रे लिस्ट है ना, उससे बाहर कर दिया गया है। इसमें जो जो देश शामिल थे, अब उन देशों में से पाकिस्तान बाहर आ गया है। देखिए, पाकिस्तान को मान के चल लीजिए 30 काम दिए गए थे, तो 30 में जब वो सभी काम अपना धीरे धीरे करके पूरा करते गया, तो उसके ऊपर से सैंक्शन हटाते गए और अब उसको FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से ऐसा जवाब आया है कि देखिए, पाकिस्तान पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि हमारे देश में आतंकवाद का वित्त पोषण ना हो, हमें जो जो काम दिए गए थे उनको हमने पूरा करे हैं। इस प्रकार की बातें कही गई हैं, किसके द्वारा? FATF के द्वारा कही गई हैं, पाकिस्तान के द्वारा। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वाइल्ड लाइफ सेक्टर से रिलेटेड। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं ना, ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखा जाए तो आज के टाइम में ये आपको कहीं दिखाई नहीं देगी, पार्टिकुलरली आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देती है राजस्थान वाले एरिया में, और वो भी पाकिस्तान की बॉर्डर से ये एरिया सटा हुआ है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब ये भाग कर राजस्थान से कहाँ पाकिस्तान जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका जो प्राकृतिक आवास स्थल है ना, वहाँ पर अतिक्रमण होते जा रहा है। वहाँ खेती होगी, वहाँ के पेड़ पौधे काटे जाएंगे, वहाँ पर बसाहट चालू हो जाएगी, तो ये लोग अपना घर वहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं, वहाँ पर रहना छोड़ देते हैं उस जगह में। तो जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है आज के टाइम में, क्या पाकिस्तान माइग्रेट कर रही है। द रिसेंट साइटिंग ऑफ 3 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GBIs deep in Pakistan Cholistan desert has given rise to speculation that the endangered bird might have flown across the international border from India's desert national park। तो इंडिया का जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, ये यहाँ से निकल कर के कहाँ चले जा रही है? पाकिस्तान के चोलिस्तान डेजर्ट चली गई है। और ऐसी हमने 3 ठो पक्षी देखे हैं। जो गिब्स पक्षी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती है पाकिस्तान में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोटेक्शन एंड रैम्पेड हंटिंग। पाकिस्तान में इसको किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं प्राप्त है, इसके साथ साथ में अनियंत्रित रूप से इसका शिकार किया जा रहा है। एक इस्लामाबाद बेस्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ है सैयद रिजवान महबूब, उन्होंने रिलीज़ किया था पिक्चर और वीडियो इस गिब्स के आफ्टर स्पॉटिंग देम इन साउदर्न पंजाब। कहाँ पर इनको दिखाई दिया था? ये साउदर्न पंजाब के प्रोविंस चोलिस्तान गेम रिजर्व अर्लियर दिस मंथ। Though he did not claim that गिब्स had arrived from India, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि ये इंडिया से आई होगी। Environmental activist in जैसलमेर district says the bird might have migrated due to their shrinking habitat। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है एनवायरमेंटल से संबंधित जो एक्टिविस्ट हैं जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के, वो कह रहे हैं इसका जो प्राकृतिक आवास है वो श्रिंक होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, इसके चलते चलते वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो जो GIB है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये राजस्थान की स्टेट बर्ड है। इसको कंसिडर किया जाता है इंडिया की मोस्ट क्रिटिकल इंडेंजर्ड बर्ड की कैटेगरी में, और इसको प्रोटेक्टेड किया गया है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी संख्या 150 है राजस्थान में। इसका मतलब ये हो गया कि पूरे विश्व भर में जितनी भी ये पक्षी हैं उसका 95% हिस्सा तो कहाँ पर है? राजस्थान में। इसके साथ साथ में इसकी जो कैप्टिव ब्रीडिंग है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, वो आयोजित की गई थी कहाँ पर? DNB में। एक प्रोजेक्ट है, उसके माध्यम से एग्जीक्यूट किया गया था देहरादून बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में 2019 में। As many as 24 गिब्स chicks are
बीइंग रियर्ड इन डीएनपी। डीएनपी के माध्यम से 24 बच्चों को जन्म दिया गया एक टीम के द्वारा, सपोर्टेड बाय द इंटरनेशनल फंड फॉर हाउरा कंजर्वेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरात। तो इसमें इंटरनेशनल का भी काफ़ी सहयोग मिला, इसके चलते चलते हम ऐसा कर पाए हैं। राजस्थान शेयर करता है इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रोविंस के साथ में। इट इज़ सस्पेक्टेड दैट जिप्स माइट हैव फ्लोन अक्रॉस द नेबरिंग कंट्रीज डेजर्ट एमिड फेयर दैट दे कुड बिकम ईजी प्रे फॉर पोचर्स देयर। लेकिन दिक्कत वाली बात ये हो गई, यदि ये यहाँ से वहाँ चले जा रही हैं ना, तो ये शिकारी के हाथ में आसानी से शिकार बन जाएंगी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसको कहा जाता है हिंदी में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के माध्यम से की गई थी। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरे नंबर का देश बन गया है, और विकासशील देशों के श्रेणी में देखेंगे तो आप भारत पहले नंबर पर पहुंच गया है। कहाँ कहाँ पर इस प्रकार के एनजीटी बनाए गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में, फिर न्यूजीलैंड में, उसके बाद भारत का नंबर आता है। एनजीटी की स्थापना क्यों करी गई थी? पर्यावरण से संबंधित जितने केस चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी हम निपटा सकें, मतलब कि ऐसे केसेस जो कि पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं उनकी सुनवाई बहुत जल्दी होना चाहिए। इसके लिए अलग से एक कोड बनाने की सिफारिश की गई थी, तो ये कोड का नाम क्या रखा गया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रखा गया है। एनजीटी का हेडक्वार्टर दिल्ली में बनाया गया है। इसके अलावा इसके छोटे छोटे कार्यालय हैं, ऑफिस खोले गए हैं, जैसे कि भोपाल, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए ज़रूरी है कि उसके पास जितना भी मुद्दा आ रहा है उसको 6 महीने के भीतर वो निपटा दें। मतलब इसके पास कोई केस जाएगा तो 6 महीने के भीतर ही इसको निपटाना पड़ेगा। एनजीटी की संरचना की हम बात करते हैं, इसमें कौन कौन लोग बैठते हैं, तो इसमें सबसे ऊपर रहता है अध्यक्ष, फिर आ जाते हैं कुछ न्यायिक सदस्य, और फिर आ जाते हैं कुछ स्पेशल नॉलेज रखने वाले लोग। वे 3 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं, और फिर दोबारा इनको पुनर्नियुक्त नहीं किया जाता, 65 साल या फिर 3 साल। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार करती है। ठीक है, भारत का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो बताएगा कि किसको हम एनजीटी का अध्यक्ष बनाएंगे, उसको ही फिर केंद्र सरकार बनाती है एनजीटी का अध्यक्ष। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार एक चयन समिति बनाती है। मतलब कि अब बाकी के जो सदस्य बचे हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है। इसमें केंद्र सरकार एक समिति बनाती है, उस समिति को बोलते हैं चयन समिति, और ये बताती है कि किनको किनको और हमको शामिल करना है। ये ज़रूरी है कि इस एनजीटी में कम से भी कम 10 और 10 ज़्यादा 20 न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ हों। मतलब कि इसमें मिनिमम 10 सदस्य हो सकते हैं और मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, इससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकते। शक्ति और कार्यक्षेत्र की बात कर लें तो अक्टूबर 2021 में एनजीटी को सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्पेशल मंच कहा, और उसने कहा था कि ये सो मोटो भी ले सकती। इसका मतलब ये हो गया कि कहीं पर पेड़ काटे जा रहे हैं और उसकी रिपोर्ट थाने में किसी ने भी दर्ज नहीं कराया, तो क्या काम कर सकती है? यदि एनजीटी को कहीं से पता चल रहा है न्यूज़पेपर से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तो वो तुरंत अपने मन से उन लोगों को बुलाएगी, उनके ऊपर केस दर्ज करेगी। तो ऐसी पावर अब दे दी गई है किसको? एनजीटी को। न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फ्राइडे के दिन कहा है कि इनको फॉरेस्ट अधिकारियों को, जो कि उत्तराखंड के हैं, that it would direct the union government to form a committee to initiate an investigation into illegal tree cutting in Jim Corbett National Park. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कह रहा है, देखो आप जो अधिकारी लोग हो ना, आप केंद्र सरकार को बोलो कि यहाँ जो अवैध तरीके से कटाई हो रही है पेड़ों की जिम नेशनल कार्बेट पार्क में, ठीक है, तो जो जिम नेशनल कार्बेट है
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ पर जो पेड़ पौधों की कटाई की जा रही है उसकी जांच होनी चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार एक कमेटी का गठन करेगी, ऐसा एनजीटी ने वहाँ की राज्य सरकार के वन अधिकारियों को बोला है।